नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं उन मुद्दों को जिसका सीधा सरोकार समाज से है, खासकर हाशिए पर रहने वाले वो बच्चे जिनके लिए जिंदगी की खुशियां बहुत दूर हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे बच्चों पर हो रहे घरेलू हिंसा के बारे में। आपको दिखाते हैं कि देश के 2 अलग अलग राज्यों से आई एक रिपोर्ट जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कैसे ये दावा करते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी होंगे, उनसे हम चर्चा करें। उससे पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें घरेलू हिंसा के शिकार उन बच्चों की हैं जिन्हें इतनी कम उम्र में वो सारी यातनाएं सहनी पड़ी हैं जिन्हें देख और सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। जिन हाथों के सहारे इनकी जिंदगी संवरनी चाहिए, उन्हीं हाथों ने इन मासूमों की जिंदगी को नर्क बना दिया। थोड़ा भी इधर उधर घूमने से पापा बोलते हैं कि स्कूल मत जाओ, तुम बहुत दिन तो ईटा भट्टे में काम करने चलो, ठीक रहेगा। इसी तरह से बोल के मुझे ईटा भट्टा ले गए और 2 साल वहाँ पर काम कराए। इन मासूमों के अनुसार इनको जन्म देने वाले ही हर तरह की वो प्रार्थना देते थे जिन्हें सोचकर कोई भी सहम जाए। छोटी छोटी बातों पर मारना, घर का काम करवाना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, पेट भर खाना नहीं देना, ये सब इनकी नियति बन गई थी। तो बच्चे को घर में माँ बाप के द्वारा मारपीट किया जाता था बच्चे के साथ, और बच्चे को खाना पीने के लिए भी बहुत अभाव था। झारखंड और ओडिशा के इन मासूमों की जिंदगी के इस दंश को एस्पायर नाम की स्वयं संस्था ने खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन देश के कई राज्यों में इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। समाज के इस दंश को मिटाने के लिए एस्पायर अब और मजबूती के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसे अब स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल का साथ भी मिल गया है, जो पूरे दमखम के साथ एस्पायर के साथ खड़ा है। हमने तय किया है कि हम तब तक ऐसे लोगों की आवाज बनकर देश के सामने ऐसे मामलों को उठाते रहेंगे जब तक कि ऐसे दंश खत्म नहीं हो जाते। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस का क्या है, इसका क्या असर पड़ता है बच्चों पर। आज इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे अपने बहुत खास पैनल के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर निमेश देसाई, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, बहुत ही जाने माने साइकाइट्रिस्ट है, देश के एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दयाराम जी, जो कि एस्पायर एनजीओ के सेक्रेटरी हैं। एस्पायर इज द एनजीओ जिनके साथ स्वराज एक्सप्रेस ने कोलैबोरेट किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं भारती अली, जो कि को फाउंडर है हक की, एक चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और भारती शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो शक्ति शालिनी एनजीओ की ऑनररी सेक्रेटरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में भारती अली से स्टार्ट करूंगी कि अगर मैं घरेलू हिंसा की बात करती हूं और जो उसका इम्पैक्ट है बच्चों पर, तो कैसे इसको अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें, एक बड़ी तस्वीर अगर आपसे पूछूं, तो इस समय कितनी भयावह है ये स्थिति? देखिए नीलू जी, किसी ने भी कोई रिसर्च ऐसा नहीं किया, ना हमारे यहाँ ऐसा सर्वेलेंस हो रहा है कि हम आंकड़े ठीक से दे पाएं। लेकिन विश्व स्तर पे कुछ रिसर्च हुए हैं, जैसे वर्ल्ड विजन ने एक रिसर्च किया तो बताया कि लगभग 85 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा से, शारीरिक हिंसा हो, यौन हिंसा हो या मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है जिससे हमें अनुमान लगाना चाहिए, और हमें ये भी मान के चलना चाहिए कि ये फिगर्स ऐसे हैं जो शायद एक अनुमान ही है खाली, असल जो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है। पर
जो हमारे पास केसेस आए हैं इस दौरान, उससे बहुत स्पष्ट है कि बच्चे जो है कई प्रकार की समस्याओं से घरों में जूझ रहे हैं। घरेलू हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। जब लॉकडाउन था तब भी किसी न किसी प्रकार से घर में शराब आ रही थी, हिंसा जारी थी। फिर बीच में तो शराब खुली गई थी तो बहुत और बढ़ गई थी हिंसा। जहां बच्चे अपनी माँ को देखते हैं पिटते हुए, तो उसका भी एक इमोशनल और मेंटल इम्पैक्ट उन पे होता है, तो वो भी एक मुद्दा है जी। कुछ केसेस ऐसे हैं इंसेस्ट के जो ऑलरेडी कोर्टों में दर्ज हैं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों को खाली करना है, तो धीरे धीरे वो खाली करने के प्रयास में बहुत लोग वापस पहुंचे हैं। तो कई परिवार ऐसे हैं इंसेस्ट के केसेस में जिन बच्चों को अब डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। तो आप ये कह रही हैं, आपने ये इंडिकेट किया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान, इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान जो घरेलू हिंसा के जो मामले हैं उसमें एक बढ़त देखी गई है। डॉक्टर देसाई, मैं आपके पास आऊंगी कि बहुत बार होता है, जैसा अभी भारती ने भी कहा कि बच्चे बहुत बड़े विक्टिम्स इसका होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं या किसी न किसी तरीके का जो पार्टनर वायलेंस फैमिलीज में होता है, लेकिन बच्चों को कैसे पता चलेगा दैट दे आर द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? बच्चों को तो पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सही कह रही हैं आप। हम अगर थोड़ा सा इतिहास में गौर करें तो एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले यकीनन बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक मेथड्स भी परमिसिबल थे, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से। मानव जाति की सोच बदल गई है कि अनुशासन के लिए फिजिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट ओके। ये इसलिए कल्चरल इशू जरूरी है कि अनफॉर्चुनेटली 1-2 पीढ़ी में सोच बदल गई है, लेकिन शायद प्रैक्टिस नहीं बदली है। तो बहुत सारे परिवारों में जो फिजिकल या इमोशनल अब्यूज है बच्चों का, वो किया जाता है माँ बाप के द्वारा तथाकथित रूप से या जेन्युइनली सोच के उनको अनुशासित करने के लिए। तो सबसे पहले तो समाज की ये जो सोच है उसको हम गौर करें और समाज तक बात पहुंचाएं कि ये मुनासिब नहीं है। दूसरा, जैसे आप और भारती जी कह रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, पेरेंट्स में वायलेंस है, उसके कारण इमोशनल इंपैक्ट बहुत नेगेटिव होता है। थर्ड है डोमेस्टिक वायलेंस के भाग रूप या इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फिजिकल वायलेंस हो रहा है, अल्कोहल रिलेटेड या माँ बाप की, खासकर पिता की पर्सनालिटी या मानसिक बीमारी के कारण या शराब की आदत के कारण। ये सारे किस्से मिलजुल के जो फिनोमेनन बनाते हैं। जो भारती जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि पूरी तरह विश्वास के आंकड़े नहीं है, लेकिन इसका दूसरा छोर सोच है। आई एम श्योर दोनों, भारती शर्मा और भारती जी एग्री करेंगी, आप सब एग्री करेंगे। जो मोटे तौर पे बच्चे घर से निकल जाते हैं और सड़कों पे पाए जाते हैं और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखे जाते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घर के वायलेंस से निकल जाते हैं। ओके, लेकिन तो वो आंकड़ा अगर हम देखें, जो सड़कों पे और सीसीआई में बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वायलेंस एट होम। ओके, तो वायलेंस एट होम इज अ बिग फैक्टर। दया, मैं आपके पास आऊंगी, आप ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। हमने जो स्टोरी दिखाई थी झारखंड और उड़ीसा की, इन राज्यों में जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, अभी लॉकडाउन के चलते वहां पे चीजें और ज्यादा खराब हो चुकी हैं, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को बचाना, स्पेशली जो घरेलू हिंसा से ग्रसित हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं ग्राउंड पर? जैसे डॉक्टर देसाई ने कहा, और बहुत सही कहा उन्होंने, कि जो भी बच्चे हमारे जो रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स में बच्चे हैं, उनके साथ जब हम बातचीत करते हैं, बहुतायत बच्चों का ये अनुभव है कि वो किसी न किसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार। वो कई तरह से है, एक्सट्रीम्स है, कई बार फिजिकल वायलेंस है, कुछ सेक्सुअल वायलेंस के केसेस भी है, और बाकी जो साइकोलॉजिकल है वो तो है। अब दिक्कत ये है कि इन बच्चों के साथ ज्यादातर बच्चे कुछ तो घर छोड़कर भाग जाते, कुछ की स्थिति है कि वो कामों में, जिस तरह के कामों में लगाए जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल की। या तो दिन भर काम करते रहते, समय से उनके खाने का नहीं मिलता, या उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, या पढ़ने के लिए कोई मदद नहीं मिलती। तो इन बच्चों के लिए जब तक कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं हो तो संभव नहीं है कि इनके घरों में ही सुधर जाए। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं, बच्चों की स्थिति जब बदलती है, मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है। एक बच्ची जो उसकी स्टेप मदर है, एक तो मैं ये बताऊं कि जो सबसे बड़ा कारण हमें 2 दिखता है,
एक तो अल्कोहलिज्म है और दूसरा कि सोसाइटी में लार्जर जो वायलेंस है, ये जो डिप्राइव्ड हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, वो खुद ही बहुत वायलेंस के शिकार होते हैं। सिर्फ फिजिकल नहीं, कई तरह से पूरे समाज में वो शोषित है, प्रताड़ित है। और एक जो गुस्सा है और वो घर में आके निकलता है, फिर शराब के साथ, फिर बच्चों के साथ। तो मैंने ये देखा है कि जब बच्चे बदलते हुए दिखते हैं, मेरे पास ऐसे कई कहानियां हैं, बहुत बच्चियां बताती है जिनको खाना नहीं मिलता था, कुछ ने बताया कि हम तो घर से रात भर बाहर रहे जंगल में माँ की पिटाई के डर से। जब वो बच्चियां पढ़ने लगी है, घर जाती है, तो इन माँ बाप का पूरा दृष्टिकोण, पूरा नजरिया बदला। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया गया, माफ करिएगा मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी और मैं भारती शर्मा के पास जाना चाहूंगी। भारती, जैसे पेरेंटल लेवल पर अगर आप देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे डॉक्टर देसाई ने भी कहा कि अनुशासित करने के लिए आप बच्चों को चीज़ें आप दिखाते हो कि नहीं ये रूल है, ये चीज़ सही है, लेकिन कई बार होता है कि बहुत हदें पार कर जाते हैं पेरेंट्स भी। मैंने ऐसे इतने इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों को बेल्ट से मारा जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच्चों की पिटाई होती है, लेकिन अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति इंटरवीन करता है तो ये कहा जाता है कि वो तो हमारा घरेलू मामला है। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए सेंसिटाइज करने के लिए क्या हर्डल्स आपको नज़र आती हैं? पहले तो पेरेंटल लेवल पर ही एक रोड ब्लॉक होता है कि जो अगर ऐसी हिंसा हो रही है परिवार में तो वो बाहर वालों को ना पता चले। अगर आप अपने बच्चे की भी पिटाई करते हैं तो बाहर वालों को ना पता चले। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसे डील करने में कितनी परेशानी होती है? देखो, पहले तो ये देखना समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो मुद्दा है वो आमतौर पे ऐसे ही कहा जाता है और ऐसे माना जाता है कि बच्चा जो है वो तो माँ बाप की प्रॉपर्टी है और इस बच्चे के ऊपर पूरा कंट्रोल उसके माँ बाप का है और माँ बाप जो कहेंगे और जो करेंगे वो सही ही करेंगे और सही ही कहेंगे। तो मानसिकता तो यहाँ से है जो बहुत बदलने की जरूरत है कि बच्चा एक चीज नहीं है, बच्चा एक जीता जागता हुआ इंसान है जैसे माँ बाप है। इतना ही कि वो इसकी उम्र कम है तो उसको भी भावनाएं हैं, उसको भी विचार है, उसके भी बुद्धि है, वो भी सोच सकता है। यानी बच्चे का कोई अस्तित्व है और बच्चे का अपनापन है और इसी वजह से बच्चे का विचार लेना जरूरी है, बच्चे को जगह देना जरूरी है। ये एक तैयार करने की बहुत आवश्यकता है हमारे समाज में और एक बहुत गहरी चीज है। वो गहरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पे पितृत्व सत्ता बहुत भारी है और इसीलिए जो कमजोर है, जो आपसे नीचे है, पावरलेस है, शरीर से, उम्र से या कोई भी परिस्थिति से, तो उसके ऊपर एक जमादारी करनी होती है, इसके ऊपर एक अधिकार बिठाना होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही भारती कि आप अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते हैं, बच्चों के साथ बातचीत जरूरी है। इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, एक डॉक्टर देसाई से एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूं कि आज के जमाने में जब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जा रहे हैं, और मैं सिर्फ अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रही हूं, गांव में भी हैं जहां पर जो जेंट्स हैं वो भी काम करते हैं, औरतें हैं वो भी खेत पर जाती हैं, उनका भी एक शेड्यूल बना हुआ है कि उन्हें भी काम करना है। ऐसे में जो बच्चों से बातचीत करने का जो स्कोप है वो बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी मुश्किलें आपको नजर आती हैं? आप बिल्कुल सही कह रही है। पहली बात तो जो पुरानी सोच थी वो नहीं बदल रही है बहुत सारे हिस्सों में। दूसरे, पुरानी सोच के साथ साथ जो आधुनिक जीवन के दबाव है, तनाव है, वो और जुड़ जाते हैं। परिवार छोटा है, दोनों पेरेंट्स पे प्रेशर है, आर्थिक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, टाइम प्रेशर है, तो ये दोनों मुद्दे जुड़ जाते हैं। जो भी बेसिक पर्सनालिटी या मानसिक बीमारी की समस्या वो थोड़ी है, लेकिन ये दो मुद्दे हैं जो चाइल्ड रिलेटेड वायलेंस में बहुत योगदान करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये विवाद अलग हो सकता है कि क्या अनुशासन के लिए किसी भी प्रकार की पनिशमेंट जो पुराने वक्त में थे वो मुनासिब थी या नहीं थी। और ये सिर्फ हमारे समाज में नहीं है, अंग्रेज बहुत पहले कह गए, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो न सिर्फ हमारे समाज में, मैंने कहा पूरे विश्व समाज में 80-100 साल पहले, 50 साल पहले यही सोच थी। मुझे विचार आ रहा था जब हमारे साथी कमेंट कर रहे थे
हम में से जो 50 या 55 की उम्र के ऊपर के लोग हैं या 45-50 की उम्र के, हम खुद सोचे कि हमने बचपन में पेरेंट्स क्या एक थप्पड़ नहीं खाया, झाड़ नहीं खाई। तो समाज बदल गया, मानव जाति की सोच बदल गई है और उसमें दबाव जुड़ जाता है। जैसे बिल्कुल, तो समाज बदल गया है, सोच बदल गई है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं और हम लोगों की जनरेशन के जो लोग थे, तो हम वो दिन याद करते हैं जब हमें स्कूल्स में केन से पिटाई होती थी, रूलर से पिटाई होती थी। लेकिन आज के समय में क्या आप वाकई में सोच सकते हैं? लेकिन जो उससे बड़ा मुद्दा हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है घरेलू हिंसा का, और एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर निमेश देसाई, दयाराम, भारती अली और भारती शर्मा। डॉक्टर देसाई, आपसे शुरू करूंगी कि क्या फैक्टर्स होते हैं, बच्चों को कैसे चैनलाइज किया जाए? ये बहुत सारी इश्यूज हैं, जबकि पेरेंट्स भी उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, उनका जो भेदभाव है वो समझ में नहीं आता। तो एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को लीड करते हैं, जिसकी वजह से घरेलू हिंसा फैमिली लेवल पर शुरू होती है? बात कर रहे थे वो हमारे किसी श्रोता को लाइट कमेंट न लगे, मुझे विचार आया ब्रेक के दौरान कि हमने वो बात इसलिए की कि जो पेरेंटिंग स्किल्स हैं वो हर पीढ़ी के साथ, हर दशक के साथ कैसे बदलने चाहिए मानव जाति की और नैतिक राइट्स की सोच में, वो नहीं हो पाया है अक्सर। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पेरेंटिंग स्किल्स जो 50, 60, 70 के दशक में थी, वो आज के जो पेरेंट्स हैं वो वही फॉलो करते हैं क्योंकि मैंने बचपन में यही सीखा था, यही देखा था। तो हम सबका फर्ज ये रहेगा, जो छोटी मोटी कोशिश कहीं होती है, कि जो अभी की पीढ़ी है उनको पेरेंटिंग स्किल्स, मौजूदा मूल्य जो है, ह्यूमन राइट्स मॉडल है, उसके मुताबिक पेरेंटिंग स्किल्स होना पड़ेगी। वो नहीं हो पाती है। तनाव, जैसे आपने कहा, बिल्कुल मुनासिब है, आर्थिक हो, सामाजिक हो। तीसरी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जो भारती जी ने कहा था, शराब और व्यसन की जो असर है वो बहुत ज्यादा होता है। Alcoholic father beating up the wife and the child is unfortunately a very common story. Right. और उसमें जुड़ जाता है जो आपने बात कही थी भारती से पूछते हुए कि घर की बात घर में छुपा के रखना है। तो ये जो बात आई है कि बच्चे का हक है बाकी व्यक्तियों की तरह, और उसको हक है कि परिवार के बाहर समाज या सरकार से वो कंप्लेंट कर सके। मुझे याद है, भारती शर्मा जी को जरूर याद होगा, शायद भारती अली को भी याद हो, 25-28 साल पहले जब कन्वेंशन ग्लोबल पहला बन रहा था, CRC, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, न सिर्फ बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग समाज में नहीं समझ पाते थे कि ये क्या कन्वेंशन है जी, बच्चों के क्या हक है। बिल्कुल। भारती अली, मैं आपके भारती अली आपके पास आऊंगी कि एक डेटा है जिसके मुताबिक, एक वर्ल्ड रिपोर्ट का, कि हर साल 27 करोड़ से ज्यादा बच्चे घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए ताकि ये जो इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर वो कम से कम हो? जैसा डॉक्टर देसाई ने कहा, एक तो हमें पेरेंटिंग के ऊपर और डिसिप्लिनिंग को लेकर खास तौर से बहुत काम करने की जरूरत है। पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अभी तक डिसिप्लिन करने का एक ही तरीका आता है, मारो और आगे बढ़ो। पर वो आखिरी हथियार हमेशा होता है, ये बात समझाना जरूरी है, और बल्कि वो हथियार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक कल्चर प्रमोट करता है हिंसा का। तो पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग के साथ साथ हमें कुछ ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे हम बच्चों को, जो डॉक्टर भारती शर्मा ने कहा, ऐसा स्पेस मिले कि वो अपनी बातें रख पाएं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें एक फोरम मिलता है जहां वो अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ भी कई बार शेयर करते हैं। तो इस तरह के फोरम्स बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है जहां वो अपनी बातें कर पाए, रख पाए। कुछ हेल्पलाइंस ऐसी हों जिनसे वो बातें कर पाए, लेकिन हेल्पलाइंस के साथ प्रोटोकॉल्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी रहता है। तो ऐसे जो फोरम्स जिनका आप मेंशन कर रहे हैं, दया, आप ग्रास रूट्स पर काम कर रहे हैं, गांव के इलाकों में जा रहे हैं, अगर ऐसे फोरम्स और हेल्पलाइंस की मैं बात करूं तो गांव में क्या ऐसे फोरम्स अवेलेबल हैं कि बच्चे जाकर खुलकर अपनी बातें रख सके, या उनके पेरेंट्स भी? एक तो हमने पेरेंट्स का ओरिएंटेशन किया है, और कुछ बच्चों को तो प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस है कई फैमिलीज में, अल्कोहलिज्म और स्टेप मदर, स्टेप फादर, वो एक अलग स्थिति है। बाकी हर गांव में हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम बनाया जिसमें नौजवान हैं, महिलाएं हैं, SHG के मेंबर्स हैं, पंचायत के मेंबर्स हैं। वो एक इमीडिएट फोरम है, वो निगाह भी रखते हैं
और साथ साथ बच्चों को एक्सेसिबल भी है। इसके साथ जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन की मदद जरूरत होती है, हम चाइल्ड लाइन के साथ कांटेक्ट करते हैं और चाइल्ड लाइन के साथ जो भी नियम कानून को रखते हुए उनकी मदद भी हम लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन सभी बच्चों के लिए उनके हर गांव में एक फोरम उपलब्ध है, जो प्रॉपरली ओरिएंटेड लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, जो सदा तत्पर रहते हैं बच्चों की मदद करने के लिए और वॉचफुल रहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसे करें। लेकिन तो मुझे लगता है जब तक इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे हम ग्रास रूट लेवल पे और इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं करेंगे, तो सिर्फ कानूनी बातें करने से और एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करने से निपटेगा नहीं। ये समाज में इस तरह की संस्थाओं को बनाने की जरूरत है और ये हमने हैबिटेशन से लेकर कहने से ये बिल्कुल साफ होता है दया कि ऐसे फोरम्स बहुत ज्यादा नहीं है। यू आर फ्यू ऑफ देम, लाइक यू आर वन ऑफ देम, जो कि बहुत सारा काम इसमें कर रहे हैं। लेकिन भारती शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके के फोरम्स न होने की वजह क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नजर नहीं आता ज्यादा। तो ऐसे फोरम्स का न होना बहुत बड़ी संख्या में, उसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? शायद आपको बहुत ज्यादा लगे अगर मैं ऐसा कहूँ तो, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि बच्चे को सिर्फ मारना यही इसके आगे, इसके विरुद्ध हिंसा नहीं है। बच्चे को उसकी भावनाएं हैं, उसकी इमोशंस है, वो भी समझना बहुत आवश्यक है और शायद ये बहुत कम समझा जाता है। आप देखेंगे, आम स्कूलों में देखेंगे। नहीं, जब आप कहती हैं कि कम समझा जाता है, माफ करिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप कहती हैं जब नहीं समझा जाता है, तो मैंने दोनों लेवल्स पे मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सरकार भी नहीं समझती, पेरेंट्स भी नहीं समझते? कई लेवल्स पर इस प्रॉब्लम को देखने की जरूरत है शायद। बिल्कुल, बहुत सारे के सारे लेवल्स पे समझने की जरूरत है। सब जगह जरूरत, इवन सरकार के लेवल पे बच्चों को कहाँ पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। इस तरह से अब बच्चों की जो भावनाएं है उसके बारे में बहुत कम समझा जाता है और बहुत कम उसके ऊपर काम किया जाता है। जो स्कूलों में देखो, घरों में देखो, बाहर देखो, तो ये एक रेवोल्यूशन लाने की आवश्यकता है कि बच्चा एक इंसान है, उसकी भावनाएं है, उसके अंदर दिल है, उसका दिमाग है और उसकी सोच है। एक रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है और सारे के सारे स्तरों पे करना जरूरी है। लेकिन ये जो चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसीज की आप बात करी हैं, भारती अली आपसे पूछूंगी कि ये चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसीज, जैसा भारती शर्मा कह रही हैं कि वो नहीं है इस समय सिस्टम में, और शायद इसीलिए वो एक बड़ा हाइफन हम देखते हैं सिस्टम में, एट पेरेंटल लेवल, एट मल्टीपल लेवल्स वी आर सीइंग दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो इसको करने के लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए हर लेवल पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं? रणनीति तो सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बने जहां पे हम कन्वर्जेंस इंश्योर कर सकें। अब एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से बात नहीं करता। अच्छा। मान लीजिए एक महिला है, उसके हस्बैंड ने उसको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, 2 बच्चों को वो पाल रही है, उसके पास डे केयर फैसिलिटी नहीं है आसपास, तो क्या आईसीडीएस के प्रोग्राम को आईसीपीएस के प्रोग्राम के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए? तो वो लिंकेजेस और कन्वर्जेंस जो है वो बहुत हद तक मिसिंग है, जो हमें नहीं देखने को मिल रहा। दूसरा, जैसे दया जी ने कहा, कम्युनिटी लेवल मैकेनिज्म्स की हम जो बात कर रहे हैं उसको बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है, मुझे नहीं लगता कितने लोग जो है इभास में जा पाएंगे, बट कम्युनिटी लेवल पे क्या कुछ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हो सकते हैं? क्या हम ऐसे जैसे पैरालीगल्स हैं ऐसे ही कुछ और लोगों को तैयार कर सकते हैं कम्युनिटी स्तर पे, जो कम से कम इमीडिएटली पहचान सके कि कोई बच्चा जो है इमोशनल स्ट्रेस में है या अभी ऐसा कदम तो नहीं उठाने जा रहा। आपने अभी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करी कि क्या हम उसे कम्युनिटी लेवल पर नहीं चला सकते, तो आई गिव द लास्ट वर्ड टू डॉक्टर देसाई बिफोर आई वाइंड अप द शो। डॉक्टर देसाई, योर लास्ट कमेंट्स अबाउट दिस होल प्रॉब्लम। मैं भारती अली जी से सहमत हूं कि सरकारी प्रोग्राम हो चाहे बाकी सेक्टर्स के हो, सरकारी प्रोग्राम है खासकर, जो इंटरसेक्टोरल इंटरमिनिस्ट्रियल डायलॉग या कोऑर्डिनेशन है वो अभी भी बहुत कम है। पहले के मुकाबले कोशिश की जा रही है कि बहुत कम है। मसलन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो 35-40 साल से जो चल रहा है, उसमें चाइल्ड इश्यूज की अब बात जोड़ी गई है, अब जाकर। तो बहुत सारे लेवल पे, जैसे आप बार बार सवाल जो हम सबको पूछ रही हैं, उसमें से हर लेवल पे काम और चेंज जरूरी है। मुझे आखिर में मैडम यही सोचता है कि एक और डिफेंस होता है जो मैं यहां लाना चाहूंगा स्क्रीन पे।
पेरेंट्स की बात हो, परिवार में बात हो, मैंने पॉलिसी में डिस्कशन सुने जी। हमारी भी बहुत पिटाई हुई थी, हम तो ठीक ठाक मैच्योर हो गए। तो हमारी पीढ़ी या दो पीढ़ी जिस अनुभव से गुजरी, वो अनुभव जरूरी नहीं है कि नए बच्चों के साथ हो। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जो मानव जाति की एक नैतिक मूल्य में फर्क आया है, वो बदलाव सरकार में, समाज में, परिवार में, हम सबके मानस में आना होगा। मैं स्वीकार करता हूं बहुत सारी चीजों में ये जो मानवता के मूल्य बदलते हैं, वो अमल करना मुश्किल होता है हम सबके लिए। हम सबके लिए पुराना ढांचा सही लगता है, लेकिन हर लेवल पे वो बदलाव लाना होगा। बिल्कुल, तो हर लेवल पर बदलाव लाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा जैसे जैसे समय आगे निकल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फोरम्स की ज़रूरत है, और जैसा कि भारती अली ने कहा कि हमें कन्वर्जेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को के हम लिंकेजेस को अडॉप्ट करें। और जैसा कि भारती शर्मा ने कहा, एंड दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी फॉर द प्रोग्राम, कि बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी ना समझें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर देसाई, भारती अली, भारती शर्मा एंड दया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। तो आज बूंदे ओस्की में हमारा जो खास कार्यक्रम है उसमें इतना ही। अगले हफ्ते किसी और इशू के साथ वापस आऊंगी, बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।